हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है बाइगैमी। जो सेक्शन इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो है 494 IPC। इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। बाइगैमी का एक्चुअल मीनिंग तो आपको पता ही होगा। अगर दो शादियाँ कर लेता कोई भी इंसान, दो शादियाँ कर लेता है, ठीक है, तो उसको हम बाइगैमी की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं कि पहली वाइफ को तलाक दिए बगैर, पहली वाइफ को तलाक दिए बगैर अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो इसका मीनिंग आप बाइगैमी का समझ लो कि एक्चुअल में मीनिंग क्या था कि पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर अगर आपने दूसरी शादी कर ली। तो आज इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि तो क्या वो अपराध की श्रेणी में आता है, कैटेगरी में फॉलो होता है कि नहीं होता। इस चीज़ को हम आज स्टडी करने वाले हैं। इसमें मैं आपको जो दो जजमेंट्स मेन जो थी जिनको हाई कोर्ट ने फॉलो किया था, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस देवकरन। एक तो ये मेन जजमेंट थी जिसको उन्होंने फॉलो किया था। एक दूसरी थी जफर अब्बास। सॉरी, मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है। स्टेट ऑफ गुजरात। मतलब इन दो को तो फॉलो किया ही था, बाकी और भी जजमेंट्स को फॉलो किया गया था हाई कोर्ट ने। अब जो केस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो दो तीन चीज़ें इस पूरे वीडियो में शेयर होंगी। पहली बात तो ये कि क्या बाइगैमी जो है, बिना पहली पत्नी को तलाक दिए दूसरी शादी करना, क्या ये अपने आप में एक क्राइम है। दूसरा, इसमें ना जो लेडी थी जिसने ये पिटीशन फाइल करी थी उसने 25 साल के बाद केस फाइल किया था। तो भाई क्वेश्चन यहाँ पे आपके मन में आ गया होगा कि लिमिटेशन पीरियड कितना मैक्सिमम होना चाहिए था। 25 साल के बाद कोई किसी के ऊपर केस फाइल कर भी सकता है कि नहीं किया जा सकता। उसकी पिटीशन को एडमिट हुआ, हाई कोर्ट ने एडमिट किया कि नहीं किया, ये भी बड़ी बात थी। अब यहाँ पे क्या हुआ था, केस सुनो क्या था। ये कर्नाटका का केस था, ठीक है, जिसमें क्या था कि एक 70 साल की लेडी ने अपने से 76 ईयर्स, अपने से 6 साल बड़े जो उनके हस्बैंड थे, 76 साल की उम्र थे, उनके ऊपर प्लस उनके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर उन्होंने जो केस फाइल किया 494 IPC में केस फाइल किया। उन्होंने कहा कि भाई जो ये आदमी है इसने मुझे बिना बताए शादी कर ली, तो इसको अब, और जो प्रॉपर्टी है वो जो सेकंड वाइफ है उसको दे रहा है ये, और मुझे कुछ नहीं दे रहा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हस्बैंड था उसने क्या किया, क्वैशिंग के लिए डाला हाई कोर्ट में कि ये पिटीशन को क्वैश कर दिया जाए। क्योंकि मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ था। ये सारी, अगर मैंने बाइगैमी करी तो है, मैंने शादी करी तो है, बिना तलाक दिए ही शादी करी है, मैं इसको एडमिट करता हूँ, पर इसमें क्या था, कंसेंट थी मेरी वाइफ की। वो कहता है जी पहली वाइफ की कंसेंट, फर्स्ट वाइफ की कंसेंट इसमें थी। वो क्या कहता कि मैंने जो पहली वाइफ थी, जो फर्स्ट वाइफ थी, उससे शादी करी थी 1968 में। फिर मैं दूसरी वाइफ लेकर आया, वो मैंने शादी करी 1972 के आसपास। इससे मुझे 3 बच्चे हुए, इससे मुझे 2 बच्चे हुए, और जो ये दूसरी वाइफ थी वो मेरी पहली वाइफ की बहन थी, ठीक है जी। तो कहता जी इसको ये बात पता थी कि मैं अपनी बहन से शादी कर रहा हूँ, मैं उसकी बहन से शादी कर रहा हूँ। फिर कहता जी मैंने 1992 के आसपास फिर से थर्ड वाइफ से शादी करी, जिसमें मेरी फर्स्ट वाइफ और सेकंड वाइफ
दोनों की कंसेंट यहाँ पे मेरे को मिली हुई थी। जो मेरी दूसरी शादी हुई तो पहली वाइफ की कंसेंट थी, जो मेरी तीसरी शादी हुई तो मेरी पहली और दूसरी वाइफ की कंसेंट थी। तो अगर मुझे कंसेंट मिल चुकी थी मेरी दोनों वाइफ्स की, तो ये बाईगैमी का केस नहीं बनता। बाईगैमी का केस नहीं बनता। तो मुझे इसमें रिलीफ दिया जाना चाहिए और मेरे ऊपर जो केस दर्ज हुआ है उसको क्वैश कर दिया जाना चाहिए। अब हाई कोर्ट ने क्या करा कि इस चीज़ को जब अच्छे से सुना तो उसने दो बातें जो थी वो ध्यान में दी। जो दो बातें थी, अब उनकी जो हाई कोर्ट की तरफ से क्या इसके अंदर केस के अंदर जो कमेंट्स दिए गए वो क्या थे, वो ये थे जी कि जो बाईगैमी है वो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से कोई भी आदमी बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ही नहीं सकता। दूसरी शादी वो कर ही नहीं सकता, चाहे इसीलिए जो उसकी वाइफ की कंसेंट की जो बात वो कर रहा है तो वो यहाँ पे कोई मायने ही नहीं रखती। वो चाहे तुम्हें 100 बार कह दे कि भाई हाँ जा तू शादी कर ले, हाँ शादी कर ले, बट अगर आपने उसको तलाक नहीं दिया तो अगर आप दोबारा से दूसरी शादी करते हो तो उसकी जो कंसेंट है वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, चाहे वो 100 बार बोल दे। आपको दूसरी शादी करने के लिए उसको तलाक देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो उसने एडमिट किया कि हाँ मैंने दूसरी शादी भी कर ली, मैंने तीसरी शादी भी कर ली, तो फर्स्ट क्राइम तो उसका एडमिशन जो था वो यही था कि हाँ मैंने शादियाँ करी हैं। चाहे उसने ये अपने आप को प्रूव करने के लिए कि कंसेंट था, अब ये तो कोई श्योर नहीं है कि कंसेंट था कि नहीं था, पर हिंदू मैरिज एक्ट उसको कभी भी बाईगैमी के लिए दूसरी शादी के लिए अलाउ नहीं करता है। तो उसका ये एडमिशन कि हाँ मैंने शादी करी है, तो ये उसका सबसे पहला क्राइम था। अब जो दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर इस केस में रेज हुआ कि क्या 25 साल के बाद किसी के ऊपर केस फाइल हो सकता है? आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आईपीसी पढ़ रखा, आप सभी ने देखा होगा कि इसमें लिमिटेशन पीरियड होता है। हर केस का एक लिमिटेशन पीरियड है, हर केस को फाइल करने का एक टाइम पीरियड है। उस टाइम स्लॉट के अंदर ही किया जा सकता है। अगर वो टाइम से बाहर हो गया तो आप उसमें केस भी फाइल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता आप बैठे रहो अपने घर में, आज आपके साथ क्राइम हो गया, आप सोचो 10 साल बाद उसको पिटीशन फाइल कर दूंगा। बट इस केस में जो मैंने आपको दो जजमेंट्स बताई थी जिसको रेफ़र किया गया था, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस देवकरन और जफ़र अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, उसमें हाई कोर्ट ने जो वहाँ पे कमेंट्स पास किए वो ये थे कि जो 25 साल के बाद बाईगैमी का जो केस फाइल किया गया है वो एडमिसिबल है। वो एडमिसिबल है, उसका कारण क्या है? कारण ये है कि बाईगैमी ये वन टाइम क्राइम नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूस क्राइम की कैटेगरी में आता है। मतलब एक बार अगर आपने क्राइम कर दिया, आपने शादी कर ली, ये तो है नहीं आपने सिर्फ एक दिन के लिए शादी की है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपने शादी कर ली 1992 में, लास्ट टाइम शादी करी थी, उसके बाद उससे पहले 1972 में करी थी आपने। ऑलमोस्ट 72 से जो आपने एडमिशन करी कि मैं हाँ मैंने इसमें दूसरी शादी करी, इसमें तीसरी शादी करी, तो ऑलमोस्ट इसी 1972 से ही आप
एक कॉन्टिन्यूस क्राइम में है, आप एक कॉन्टिन्यूस क्राइम में हैं, तो अगर आप, ये वन डे क्राइम नहीं था, ये एक कॉन्टिन्यूस क्राइम था, तो जितने दिन तक क्राइम चलेगा उतने दिन तक उतने ही दिन तक जो इसकी टाइम लिमिट है वो भी बढ़ती चली जाएगी। जितने दिन तक क्राइम चलता जाएगा उतने दिन तक केस को फाइल करने की टाइम लिमिट भी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो क्वैशिंग के लिए आई थी ना, क्वैशिंग के लिए जो पिटीशन आई उसको इमीडिएटली डिसमिस कर दिया और इस केस को एडमिशन कर लिया कि ठीक है भाई केस फाइल होगा आपके ऊपर। जो क्वैशिंग के लिए आई थी रिक्वेस्ट उसको मना कर दिया कि भैया आपके ऊपर तो केस फाइल होगा ही होगा। अब आप इसमें देख रहे हैं आईपीसी भी इसके अंदर लिमिटेशन पीरियड भी इसमें कोई ख़ास काम नहीं किया। आपको ये भी चीज़ था इम्पॉर्टेंट जो इस चीज़ में समझने वाला था कि हमेशा ये नहीं होता कि 2-4 साल के बाद का जो प्रोसेस है उसमें ठीक है आपको 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर, हाँ कुछ क्राइम्स में ऐसा है जिसमें आपको टाइम लिमिट मैटर करती है, पर कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जो कॉन्टीन्यूस क्राइम की कैटेगरी में आते हैं, तो जितना उनका पीरियड कॉन्टीन्यूटी है उस क्राइम की उतनी देर तक टाइम लिमिट भी बढ़ती चली जाएगी और उसमें आप केस फाइल किया जा सकता है। अब जो सबसे बड़ी गलती रही ना पति की, वो क्या रही आपने समझा इस बात को, कि उसने जो अपनी दूसरी शादी और जो तीसरी शादी थी उसको खुद ही एडमिट कर लिया उनने खुद ही एडमिट कर लिया कोर्ट के सामने कि हाँ मैंने दूसरी शादी भी करी, मैंने तीसरी शादी भी करी। अगर देखो ये बात हमें तो नहीं बोलनी चाहिए बट एक वकील होने के नाते, पर अगर वो अपनी दूसरी शादी और तीसरी शादी को एडमिट खुद ना करता तो जो उसकी पहली जो उसकी पत्नी थी उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, उन सारे एविडेंसेस को मुश्किल हो जाता उसके लिए सारे एविडेंसेस जो थे कलेक्ट करना और कोर्ट के सामने पेश करना, कि उसके पास उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी होनी चाहिए, फ़ोटोज़ भी होनी चाहिए, पंडित जी को भी बुला के लेके आना पड़ेगा, उसके बाद और भी जितने भी रीति रिवाजों के साथ फॉलो हुआ कि नहीं हुआ उन सारों के एविडेंसेस उसको शो करने पड़ते पहली पत्नी को। पर यहाँ पे उसने क्या किया, पति ने क्या किया, उसने खुद ही कोर्ट के सामने इस बात को मान लिया कि हाँ मैंने पहली फिर दूसरी हाँ फिर मैंने तीसरी ये सारी शादियाँ कर रखी हैं। अगर वो बोलता कि भैया तुम प्रूफ करो कि मैंने दूसरी शादी करी मैंने तीसरी शादी करी, वो कहाँ से लेके आती इतने प्रूफ, मिला ही नहीं सकती थी। तो सबसे बड़ी गलती जो पति की थी कि उसका जो खुद का एडमिशन था कि मैंने दूसरी शादी भी करी मैंने तीसरी शादी भी करी, वही उसके लिए गले का फंदा बन गया और जो उसकी क्वैशिंग की पिटीशन थी वो डिसमिस हुई और उसके अगेंस्ट केस चला। समझे आप? तो बाइगैमी या फिर 2 विवाह करना या 3 विवाह करना अपने आप में हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से गलत है। तो इसमें 494 आईपीसी के अंतर्गत उसके ऊपर इन सेक्शंस के ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई बनी थी। अगर इस केस में अगर आप लोगों को कोई और नॉलेज हो तो आप मुझसे भी ज़रूर शेयर करना। मुझे अभी इस केस में इतनी ही नॉलेज है, ये बातें मैंने आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से बताई हैं जितनी मुझे नॉलेज थी। अगर आपको इस केस के बारे में कोई और भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मुझे ज़रूर बताना। कर्नाटका का कोई केस था ये।